आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी घोड़ों की पीठ पर और जंग के मैदानों में बिताई हो, उसके पास आखिर कितनी दौलत हो सकती है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जिनकी दौलत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही कुछ कहानी है चंगेज खान की। 13वीं सदी में जब चंगेज खान ने मंगोलों को इकट्ठा किया और एक मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, तब उसने सिर्फ जंग नहीं जीती। चंगेज खान ने अपने दम पर उन शहरों को जीता और उन शहरों को लूटा जो कभी दुनिया के सबसे शानदार शहर हुआ करते थे। चंगेज खान अपनी तलवार के दम पर खौफ का एक सिंबल बन गया, लेकिन उसकी दौलत कितनी थी, ये बात आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक पहेली से कम नहीं है। आज जब हम मुकेश अंबानी या अडानी या फिर बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि ये तो देश के देश खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चंगेज खान के पास इन सभी से कहीं ज्यादा संपत्ति थी, कहीं ज्यादा दौलत थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ने वाले चंगेज खान ने इन जंगों से कितनी दौलत इकट्ठा की और उसके बाद इस दौलत का क्या हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज जैसे हम किसी को करोड़पति, अरबपति या खरबपति कह देते हैं और उसकी दौलत का अंदाजा लगा लेते हैं, वैसे हम चंगेज खान की दौलत को नहीं नाप सकते, क्योंकि उनकी दौलत का हिसाब किताब आज के टाइम से बिल्कुल अलग था। हिस्टोरियन जैक वेदरफोर्ड अपनी किताब चंगेज खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में चंगेज खान की प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। वो बताते हैं कि चंगेज खान ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पर्सनल प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं की। उनका मानना था कि दौलत का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यही वजह है कि चंगेज खान की दौलत में सोना, चांदी या जवाहरात के ढेर नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत बड़े अमाउंट में लैंड मिलेगी, एनिमल्स मिलेंगे और सबसे ज्यादा, सबसे बड़े पैमाने पर उनके एम्पायर में पड़ने वाले ट्रेड रूट्स उनकी असली दौलत थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें लगभग 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर रूल होता है। आज के रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एम्पायर में आता है। इतने बड़े लैंड मास से आने वाला सारा टैक्स, सारी इनकम और उसके साथ उस ट्रेड रूट से आने वाला रेवेन्यू, ये सब चंगेज खान की अपनी प्रॉपर्टी थी। चंगेज खान ने जहां जहां भी जीत हासिल की, उसे बड़े पैमाने पर ट्रिब्यूट और वॉर ब्यूटी, यानी कि जंग में हुई लूट का माल, ये सब मिलता था। इसमें सोना भी होता था, चांदी, रेशम, कीमती पत्थर और दूसरी कई महंगी चीजें होती थी। लेकिन इन सब को वो अपनी अय्याशी पर खर्च नहीं करते थे, बल्कि वो खर्च करते थे वहां पर जहां से उनका एम्पायर और ज्यादा मजबूत हो सके। जैसे वो अपने सोल्जर्स में पैसे बांट देते थे ताकि सेना थक हार के आने के बाद भी मोटिवेटेड रहे। डेविड मॉर्गन अपनी किताब द मंगोल्स में इस बात पर जोर देते हैं कि मंगोलों का जो सोशियो इकोनॉमिक ढांचा है वो वेस्टर्न समाज से काफी अलग था। मंगोलों के लिए पावर और रिसोर्सेज पर कंट्रोल ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी, ना कि जंग में सोना लूटकर अपना खजाना भर लेना। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो चंगेज खान उन अमीर लोगों की तरह था जो हो सकता है कि जेब में एक भी रुपया लेकर ना चले, लेकिन जहां भी नजर घूमती जाए सब उसी का हो। इसीलिए कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि चंगेज खान की दौलत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोच कर देखिए कि एक शख्स जो 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का मालिक है, वो अपना पर्सनल खजाना नहीं भरता, और असल में वो 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसकी असली प्रॉपर्टी है। खैर, चंगेज खान इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना कैसे, इसके पीछे की वजह है उसका बेमिसाल मिलिट्री टैलेंट और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। इतिहास में बहुत से लोग होते हैं जो खाली अच्छी जंग लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चंगेज खान एक बॉर्न लीडर थे। उन्होंने महसूस किया कि जो बिखरी हुई खानाबदोश मंगोल जनजातियां हैं, अगर उनको एकजुट कर दिया जाए तभी वो टिक पाएंगे और तभी वो रिच हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सभी जनजातियों को एक किया और उनसे एक ऐसी आर्मी बनाई जो कि कई सालों तक दुनिया की पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डालती रही। उनके लिए जंग को जीतने का मकसद खाली लूटपाट करना नहीं था, बल्कि एक स्टेबल, सिस्टमेटिक एम्पायर को खड़ा करना था जो अपनी प्रजा पर आने वाले हर खतरे को तो खत्म करे ही, साथ ही प्रजा को और भी ज्यादा अमीर बनाने में भी मदद करे। उन्होंने अपनी जीती हुई जंगों के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर कब्जा किया। इन्हीं में से एक ट्रेड रूट था सिल्क रोड। सिल्क रोड से दुनिया भर के साथ ट्रेड होता था और उस ट्रेड के बेहद इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जो कि चाइना से होकर गुजरता था, उस पर कब्जा था मंगोल्स का।
इस ट्रेड रूट से गुजरने वाले काफिलों पर लगने वाले टैक्स और उस पर लगने वाले ड्यूटीज उनकी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स थे। पीटर जैक्सन अपनी किताब द मंगोल्स एंड द वेस्ट में बताते हैं कि मंगोलों ने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक सेफ माहौल दिया, जिससे हुआ ये कि ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स थे उनको यात्रा करने में कभी भी डर नहीं लगा। जाहिर है कि इससे ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मंगोल एम्पायर की इनकम भी लगातार बढ़ती गई। चंगेज खान ये भी जानते थे कि अपने सैनिकों को मोटिवेटेड रखने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम इनाम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता यह है कि इससे एक सैनिक एक जंग के बाद दूसरी जंग में भी लड़ने को तैयार रहेगा। यही वजह है कि चंगेज खान जंग में मिली लूट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने ही सैनिकों में बांट देते थे। इससे उनके जो सैनिक थे वो उनके लिए हमेशा लॉयल बने रहते थे। एक तरह से आप देखो तो ये एक सोशल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो मंगोलों को अमीर तो बनाती ही थी, साथ ही साथ उसके एम्पायर की जो नींव है उसको भी मजबूत रखती थी। अब सवाल आता है कि चंगेज खान ने ये दौलत कब और कैसे इकट्ठा करने शुरू की। तो इसकी शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी के आखिर और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब तेमुजिन या चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों को एकजुट करना शुरू किया। 1206 ईस्वी में उन्हें सभी मंगोलों का चंगेज खान घोषित किया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्सपीडिशन की एक पूरी सीरीज शुरू की। सबसे पहले उन्होंने चाइना की जिन डायनेस्टी पर अटैक किया और वेस्टर्न चाइना में जिया डायनेस्टी को हराया। इन जीतों से उसे बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मिला, रिसोर्सेज मिली और टेक्नोलॉजी मिली। इसमें घेराबंदी की तकनीक थी, चाइनीज कारीगरों की नॉलेज थी, ये सब कुछ चंगेज खान को मिला। एक तरह से केवल जमीन को जीतने का मामला नहीं था। खैर, इसके बाद चंगेज खान ने बड़े पैमाने पर शहरों को लूटा, वहां पर जो धन मिला उसको जब्त किया और हारे हुए लोगों से बड़े पैमाने पर ट्रिब्यूट को वसूला। इस वसूली के लिए और साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने एक अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया। इतिहासकार थॉमस ऑल्सन कल्चर एंड कॉन्क्वेस्ट इन मंगोल यूरेशिया में बताते हैं कि मंगोलों ने जीते हुए एरियाज में भी कोई बदलाव नहीं किए, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लागू किया, बल्कि वही टैक्सेशन सिस्टम बनाए रखा जो पहले से वहां चलता रहा था। इससे मंगोलों को बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना ही एक रेगुलर इनकम मिलने लगी। उन्होंने रोड नेटवर्क को सुधारा, जो मैसेजिंग की प्रणाली थी यानी याम्स जो उनको बोलते थे उसको डेवलप किया। इसका फायदा ये हुआ कि पूरे के पूरे साम्राज्य में इंफॉर्मेशन और ट्रेड इसका फ्लो बहुत अच्छा हुआ। ये सभी कदम उनकी दौलत को आगे बढ़ाए रखने में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी दौलत कैसे इकट्ठा होती थी और उनकी दौलत का मतलब क्या था। अब ये भी जान लीजिए कि चंगेज खान के खजाने में कहां से और क्या क्या आता था। तो चंगेज खान ने जो एरिया जीते वो लगभग सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर थे। चाइना से इन्हें रेशम, मसाले और नई नई टेक्नोलॉजी मिलती थी। सेंट्रल एशिया से इन्हें घोड़े मिलते थे, फर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिलते थे, और वेस्ट से उन्हें धातुओं और दूसरी जरूरी चीजें मिलती थी। सिल्क रोड पर कंट्रोल होने की वजह से मंगोल इस रूट के मीडिएटर थे। यहाँ पर वो व्यापारिक काफिलों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। सिल्क रूट दोस्तों सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि ये एक तरह की इकोनॉमिक आर्टरी थी जो ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ती थी। चंगेज खान ने इस आर्टरी पर अपना कंट्रोल जमा रखा था। इसके साथ ही उन्होंने कई बेहद अमीर शहरों को लूटा भी, जैसे कि समरकंद, बुखारा और बीजिंग। इन शहरों से उन्होंने सोने, चांदी, जवाहरात और कई सारे आर्टिफैक्ट्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब्त किया। इसके अलावा जो राज्य उन्होंने जीते उनको मंगोल शासन के तहत आने के बाद रेगुलरली मंगोल साम्राज्य को ट्रिब्यूट देना होता था। इसमें अक्सर होता यह था कि कीमती धातुएं दी जाती थी, कपड़े दिए जाते थे और यहाँ तक कि कई अच्छे कारीगर भी इसमें शामिल होते थे। जैक वेदरफोर्ड कहते हैं कि चंगेज खान ने संपत्ति का उपयोग निजी विलासिता के लिए नहीं किया, बल्कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपनी आर्मी को बनाए रखने और जो बेसिक स्ट्रक्चर है अपनी आर्मी के और साम्राज्य के, उसकी जो विस्तार के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए किया। इन सब के अलावा आप सबके मन में एक सवाल पक्का आया होगा कि चंगेज खान तो जाता था जंग लड़ने, तो आखिर उसकी इस दौलत को संभालने का, इसकी देखरेख करने का काम कौन करता था। असल में चंगेज खान के पास एक ताकतवर सेना तो थी ही, उसके साथ साथ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम भी थी जिसने उसकी दौलत का मैनेजमेंट संभाल रखा था। इस टीम में अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग कल्चर के लोग थे जिन्हें उनकी एलिजिबिलिटी, उनके टैलेंट के आधार पर चुना गया था। इसमें चाइनीज स्कॉलर्स थे, उइगुर मुस्लिम प्रशासक थे, फारसी मुंशी थे और यहाँ तक कि यूरोपियन ट्रेडर्स भी इसमें शामिल थे। चंगेज खान ने एक सेंट्रलाइज्ड नौकरशाही को डेवलप किया जिसने टैक्स कलेक्शन, ट्रेड रूट मैनेजमेंट और पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाला। उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक यम सिस्टम यानी कि घोड़ा डाक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, जिसकी बदौलत पूरे एम्पायर में ट्रेड और कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो गया।
अब ये सिस्टम न सिर्फ मिलिट्री के काम आते थे बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देते थे। मंगोलों ने एक फ्लेक्सिबल टैक्स सिस्टम को अपनाया था। इसमें होता यह था कि जो एरिया जिस हिसाब से, यानी कि जो एरिया जितना अच्छा होता था इकोनॉमिक रूप से, उससे उसी हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। इतिहासकार डेविड मॉर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि चंगेज खान ने कई अलग अलग सिविलाइजेशन से जो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिसेस थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको अपनाया और उन्हें अपने साम्राज्य की ज़रूरत के हिसाब से ढाल लिया। इससे हुआ ये कि उनकी जो दौलत है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। इस तरह दोस्तों अगर आप देखो तो चंगेज खान की दौलत का अंदाज़ा लगाते टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एक ऐसे टाइम के रूलर थे जब किसी की दौलत आज की तरह रुपया, डॉलर या दिनार में नहीं होता था, बल्कि उसकी दौलत उसके साम्राज्य की ताकत, उसके संसाधनों पर कंट्रोल और उसके द्वारा बनाए गए ट्रेडिंग सिस्टम में मौजूद थी। अब इस पूरे वीडियो के बाद अंत में सवाल आता है कि क्या वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे? अब आज के हिसाब से चलें तो शायद नहीं, क्योंकि उनके पास पर्सनली अपना कोई सोना या अपनी कोई प्रॉपर्टी तो थी नहीं। लेकिन अगर हम ताकत और कंट्रोल को देखें तो शायद इतिहास का सबसे अमीर आदमी मनसा मूसा भी इनके आगे छोटा लगेगा। मनसा मूसा अफ्रीका के एक छोटे से हिस्से माली से आते थे, जबकि चंगेज खान के पास दुनिया के वो हिस्से थे जो आज भी बेहद अमीर माने जाते हैं। चंगेज खान की दौलत उनकी आर्मी थी जिसने पहली बार मंगोलों को एक घुमंतू लाइफस्टाइल से निकालकर एक महान एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। आज के अरबपतियों के पास भले ही बहुत पैसा हो जो उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हो, सड़ रहा हो, लेकिन जो दौलत चंगेज खान के पास थी वो कभी किसी के पास भी नहीं रही। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली दौलत क्या है। क्या ये बैंक खाते में जमा हुआ एक पैसा है या वो ताकत, वो इम्पैक्ट जो आप दुनिया पर डालते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी चंगेज खान की दौलत की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।